अगर आप महाराष्ट्र से हैं और झारखंड से हैं तो आप लोग बताइए कि क्या राय है आप लोग की। आज प्रचार खत्म हो गया, 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। 23 के नतीजे सोचिए, झारखंड हरियाणा जीत के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जमकर प्रचार हुआ और राहुल गांधी ने जहां महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मोदी स्टाइल में वो चुनाव प्रचार तो अब करने लगे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 16 तारीख को ही लास्ट प्रचार किया था, उसके बाद वो विदेश दौरे पर हैं। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या एक लोकल रिपोर्टर है न्यूज़ 24 के, उन्होंने लिखा है, उनका खुद ट्वीट है देवघर से, कि देवघर की भी हालत होगी अयोध्या की तरह और वहां एनडीए की सरकार बनना मुश्किल लग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद जो रिपोर्टर है उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है, और अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो आपके कमेंट को हम इसमें शामिल भी करेंगे। तो आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। झारखंड से खासकर देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं। इस बार इस चुनाव में जो खास हुआ, चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, पूरा चुनाव 90 डिग्री घूम गया है और अब बगैर SC ST OBC की बात किए हुए चुनाव लड़ नहीं सकता है कोई, और SC ST OBC की बात लगातार लोग कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात हुई है जो कि सबसे चौंकाने वाली बात है, और एक अच्छी बात भी है। हम लोग लगातार SC ST OBC जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जहां राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, 50% रिजर्वेशन से कैप का मुद्दा उठाया है, झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी इन्हीं मुद्दों को उठाया है। उन्होंने तो कई सारे वादे किए हैं कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये शानदार है। मैया योजना भी चल रही है। तो आज प्रचार खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने आज बैक टू बैक महाराष्ट्र में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद झारखंड में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि महाराष्ट्र में अब एक ही फेज में 288 सीटों पर चुनाव होना है। 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। झारखंड में 81 सीटें हैं, 2 फेज में चुनाव हुआ है। पहला चुनाव जो है वो 17 तारीख को वोटिंग हो चुकी है लगभग 43 सीटों पर, अब बाकी क्या है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अगर पॉलिटिकल बात करें तो कुछ और भी उथल पुथल की खबरें आएंगी। यूपी में भी 9 सीटों पर जो बाई इलेक्शन हो रहा है उस पर देश की नज़र है। अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया है। BSP भी चुनाव लड़ रही है इस बार बाई पोल, तो अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है। तो यूपी के लोग बता रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन आप हमें झारखंड से बताइए, खैर वहाँ तो बाई पोल है, अभी चुनाव है विधानसभा का, देर है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने वापसी की है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्होंने कमबैक किया और खासकर SC ST OBC के मुद्दे पर प्रखर तरीके से, मजबूत तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। ये उनके पक्ष में जाता है। OBC जोड़ने की भी कोशिश हुई है। महाराष्ट्र में भी SC ST OBC के आसपास राजनीति घूम रही है। तो आप जरूर मतदान कीजिए, बढ़ चढ़कर मतदान कीजिए। डेमोक्रेसी में अपनी बात को कहने का चुनाव से बेहतर तरीका कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे बड़ी खबर है, आप महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 288 सीटें हैं और 2 गठबंधन आमने सामने हैं। शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जब से बीजेपी आई है तब से दो जो पार्टी पहले कुछ और थी वो पार्टी कुछ और हो गई। सोचिए, सबसे पहले चिराग पासवान, रामविलास जी की पार्टी टूटी थी और कांग्रेसी तो बीजेपी में चले जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। कई लोग की तो पार्टियां ही टूट गई, जैसे चिराग पासवान के चाचा थे पशुपति पारस, वो उन्होंने पार्टी तोड़ी और वो चले गए बीजेपी के साथ। तो चिराग पासवान जी का सिंबल भी चला गया था, झोपड़ी छाप, उसके बाद पार्टी का नाम भी चला गया था, पार्टी का दफ्तर भी चला गया था। अब उनका छाप जो है वो पंखा छाप हो गया है। उसी तरह से चिराग पासवान के साथ हुआ, वो बीजेपी में चले गए और सोचिए बीजेपी में गए और अगले चुनाव में चाचा का करियर चौपट। अब चिराग पासवान का दबदबा है LJP पर। उसी तरह से एकनाथ शिंदे, शिवसेना टूटी, उनके पास पार्टी का नाम भी गया, चुनाव चिन्ह भी गया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने तो चुनाव से पहले ही कह दिया कि मैं CM नहीं बनने वाला। मतलब उनका भी बोरिया बिस्तर बंद गया, ये तो तय लग रहा है।
तो जो भी दल बीजेपी के साथ जाते हैं उनका बोरिया बिस्तर बंद हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि उसी तरह से जगन मोहन रेड्डी हर बिल पर बीजेपी का समर्थन करते थे, उनका भी बोरिया बिस्तर बंद गया आंध्र प्रदेश से। यहाँ तक कि कई बार के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वो भी बीजेपी के साथ दोस्ताना थे, उनका भी बोरिया बिस्तर बंद गया। और सोचिए, उसके बाद आपको बता दें, अजीत पवार, शरद पवार की पार्टी भी ले गए, घड़ी छाप भी ले गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका भी बोरिया बिस्तर बन गया, बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो अब सवाल है कि आगे क्या होगा, पार्टी तो इन पार्टियों का क्या होगा। और बीजेपी गठबंधन में नीतीश जी के साथ भी ऐसे हुआ। सोचिए 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़े थे, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन तब से नीतीश जी लगातार घट रहे हैं और अब तो खैर 45 तक आ गए हैं। एनडीए के साथ ही लड़े थे, 45 तक आ गए हैं, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे ही सही, बीजेपी ने रीजनल पार्टियों को कमज़ोर किया है, कांग्रेस को भी कमज़ोर किया है। लेकिन अब अगर ग्रो करने की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इस बार शानदार ग्रो किया है। विधानसभा चुनाव में भी ग्रो किया था, लगभग 150 तक उनका आंकड़ा पहुंचा था। इस बार लोकसभा के चुनाव में भी 37 सीटें जीतकर देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गए हैं। सबसे पहले बीजेपी के पास 241 है, उसके बाद कांग्रेस के पास लगभग 100 है, और तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो अखिलेश यादव के पास है। 37 लोकसभा के सांसद हैं, यूपी में उनके पास 100 से ज़्यादा विधायक भी हैं, तो बड़ी पार्टी है। तेजस्वी यादव के पास भी लगभग विधायकों की संख्या जो है वो 75 के आसपास है, तो वो भी बड़ी पार्टी है। लेकिन लोकसभा में उनका 2-3 सीट बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो 2023 तारीख को दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए होगा कि नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान के सुर भी बदलेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला फंसा हुआ है। जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस ने, बीजेपी ने जीता, उसके बाद नरेंद्र मोदी में कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वो बैकफुट पर चले गए थे, कहाँ 400 पार का नारा था और 241 पर पार्टी सिमट गई। उसके बाद गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, उसमें भी सोचिए मुस्लिम इशू वाले बिल फंस रहे हैं, वक्फ बोर्ड का बिल फंस गया है। चिराग पासवान तैयार नहीं है, नीतीश तैयार नहीं है, नायडू तैयार नहीं है। सवाल है कि जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की भी सत्ता इसलिए गई क्योंकि मुस्लिम हटा वहाँ से, तो ये लोग भी सोच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो 4% रिजर्वेशन भी मुस्लिम समाज को देने की बात कही है। इस पर दिलीप मंडल भले न लिख रहे हो, लेकिन सच्चाई तो है। तो राजनीति लोकतंत्र है, लोकतंत्र की में वोट से सब कुछ तय होता है। और 23 तारीख को अगर झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी की फिर से बड़ी वापसी होगी और उसका असर सीधे यूपी और बिहार के चुनाव पर पड़ेगा और दिल्ली पर। 3 राज्यों में क्रूशियल चुनाव होने हैं, सोचिए, बिहार, यूपी और उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, उसके बाद बंगाल में भी चुनाव होगा। तो ये सब क्रूशियल चुनाव होता रहता है, चुनाव बहुत ज़रूरी है। और झारखंड महाराष्ट्र से अगर आप हैं तो बताइए क्या होगा, नहीं तो 23 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झारखंड में भी गठबंधन में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जहाँ हेमंत सोरेन जो हैं वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। बीजेपी भी वहाँ आजसू के साथ गठबंधन में है, चिराग पासवान के साथ गठबंधन में है और जेडीयू के साथ गठबंधन। तो सोचिए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि जो लोग बीजेपी को बड़ी पार्टी कहते हैं, बीजेपी तो यूपी में बिना गठबंधन नहीं लड़ सकती है, बिहार में बिना गठबंधन नहीं लड़ सकती है। जहां जहां कांग्रेस है वहीं वो अकेले लड़ते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। तो ये है, ये स्थिति है। हिंदी पट्टी में बीजेपी अकेले 2 ही जगह लड़ रही है। तो गठबंधन के दौर की सरकार है, गठबंधन में लोग चल रहे हैं। ईवीएम से याद आया, कल मुझे एक दर्शक ने फोन करके कहा कि ईवीएम में हमेशा वोट डालने के समय ही गड़बड़ी क्यों होती है। ये बड़ा सवाल, लॉजिकल सवाल है। ईवीएम में हमेशा वोट डालने के समय ही गड़बड़ी क्यों होती है? वोट की काउंटिंग में समय ईवीएम क्यों नहीं खराब होता है? जैसे हमेशा आप वोटिंग के दौरान सुनते हैं ना कि ईवीएम खराब हो गया, तो सवाल है कि काउंटिंग के समय ईवीएम क्यों नहीं खराब होता है? मशीन है, खराब होना चाहिए था 1-2 भी। इसका मतलब है कि क्या जो लोग सत्ता पक्ष में हैं उन ईवीएमों को टारगेट करते हैं, क्योंकि आजकल सबको के पास डाटा है, पब्लिक डोमेन में है। क्या जहां सत्ता विरोधी वोटर ज़्यादा होते हैं वहां के अगर 10 ईवीएम भी खराब हो गए हैं एक विधानसभा में, तो 10,000 वोट गया। सोचिए, 10 ईवीएम खराब हो गए हैं, और अगर एक ईवीएम में 1,000 भी पोल होता है तो 10,000 वोट तो ऐसे ही गया। तो ये भी बड़ा मैथमेटिक्स है। तो अगर कहीं ईवीएम खराब हो तो सावधान रहिए, कोशिश कीजिए कि ईवीएम ठीक करवा के वोटिंग डालिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।